क्या मैंने मॉलिक्यूल मैंने बता दिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप। एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। इसमें 3 लॉ थे। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक ये होता था। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड होता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। अब ये लॉज क्या होते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो पहला वाला लॉ देखना, जिसको मैंने कहा हुआ है, या फर्स्ट जो भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो यहाँ पे A + B है ना। ये मान लो 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है। इससे कोई कंपाउंड बन गया, मान लो C और D बन गया, चलो C और D, ठीक है। तो ये अगर 18 ग्राम होगा, है ना, तो इसको 12 ग्राम होना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखो तो रिएक्टेंट साइड में 30 ग्राम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होना चाहिए? 30 ग्राम। ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। तो हम कहेंगे ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना है उतना है। इस पर एक वर्किंग नोट्स दे रखा आपके बुक में, वो आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से पूछता है, मान लो H2 + O2, ये H2O, ठीक है। पूछेगा भाई ये हमने 2 ग्राम लिया, ये हमने 32 ग्राम लिया, तो बताओ पानी कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा? तो 34 ग्राम, क्योंकि दोनों मिलके, है ना। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O वाटर बन गया, ये 32 ग्राम लिया, है ना। ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ, ये देखो, अब ये है ना। अब ऐसा करेगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 36 ग्राम हमने लिया हुआ है और ये 32 ग्राम है, तो बताओ हाइड्रोजन कितना यूज किया? तो 36 में से 32, 4 + 32 36। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि रिएक्शन से पहले जितना ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए, न ज़्यादा न कम, ठीक है। अब एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड लो, उसमें एटम्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे H2O, मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 1:8। दुनिया के किसी भी कोने से तुम वाटर अगर लाओगे ना, तो उसका रेशियो यही होगा, 1:8, ये फिक्स है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का 14, इसका होता है 3, ये रेशियो होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, ये चेंज नहीं हो सकता। अमोनिया चाहे दुनिया में कहीं भी बना हो, तो यही रेशियो रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, 14:3, है ना। ये इस पे क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा? जैसे मान लो इस तरीके से दिया रहेगा, मान लो कि ये देखो 54 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, कंटेन्स ये हो गया 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर इधर 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड, ठीक है, एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ये वाला लॉ को वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो मैं देखता हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखो, पहले वाले केस में, इस वाले केस में हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन कितना है 48 है, नहीं 6 और 48 कितना हो गया 1:8। इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखो जरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 80 ग्राम, तो यहाँ भी क्या हो गया 1:8। तो देखो तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम पानी दुनिया के किसी भी कोने से उठाओगे,
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यही होने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें न्यूमेरिकल्स मैंने दिया भी था बहुत सारा। अब ये चीज़ मुझे नया दिख रहा है नए वाले बुक में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये क्या है, कहानी क्या है, बता रहा हूँ। पहले एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का क्या होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन क्या होता है 16 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 2 जा 32। मास आपको रटना नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, खाली इसको देखो आप। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है। पहले एक बात बताओ, यहाँ से क्या दिख रहा है 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 ग्राम के लिए 16 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम कार्बन के लिए 16/12 है ना, इतना ग्राम चाहिए, इतना ऑक्सीजन। इधर भी 1 ग्राम के लिए देखता हूँ, तो 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम के लिए 32/12 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ये जरा ये रेशियो और वो रेशियो निकालना, 1 ग्राम 16/12, 1 ग्राम कार्बन के लिए ये ऑक्सीजन, उसमें 1 ग्राम के लिए 32/12, इनका रेशियो निकाल के देखोगे ना 1:2। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है ना कि जब किसी एटम से कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ से देखो कार्बन ऑक्सीजन से बना है कि नहीं, तो एक सर्टेन वेट ऑफ कार्बन के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था ना दोनों कंपाउंड में, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा होल नंबर, बल्कि ये नेचुरल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा होल नंबर रहेगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। देखो कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा 1:1.33, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, है ना, हमेशा एक फ्रैक्शन में, हमेशा एक होल नंबर रहेगा, ठीक है। अभी और देखिए जरा इसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, देखो जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और N2O5, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इतने सारे कंपाउंड है, इतना नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है। नाइट्रोजन का कितना यहाँ पे देखो तो 14 ग्राम और 16 ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम, यहाँ पे 14 2 जा 28 ग्राम और 32 ग्राम, बल्कि 16 ग्राम, 16 ग्राम। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम और 16 2 जा 32 ग्राम, 28 ग्राम और 16 5 जा 80 ग्राम। मैंने अलग अलग कर लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन आपको पता है मास दिया रहेगा, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना, सब दिया रहेगा। एक नाइट्रोजन का 14 होता तो 14 2 जा 28, ये सब जानते हो। यहाँ पे क्या, इसमें देखो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एक 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए 16 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या चाहिए 16/14। यहाँ पे आ जाइए, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 28 के लिए 16, तो 1 ग्राम के लिए 16/28। यहाँ पे आ जाइए 1 ग्राम के लिए कितना 32/14, यहाँ पे आ जाइए 1 ग्राम के लिए 80/28। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक सर्टेन अमाउंट मैंने ले लिया नाइट्रोजन का 1 ग्राम, एक ग्राम के लिए इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1 ग्राम के लिए इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए। 14 ग्राम रिएक्ट करता 32 ग्राम से, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 32/14। 28 ग्राम रिएक्ट करता 80 ग्राम से, तो 1 ग्राम। एक सर्टेन वेट ले लिया मैंने नाइट्रोजन का, और फिर देखा कि ऑक्सीजन कितना कितना चाहिए। वो सर्टेन वेट कितना लिया 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब तुम ये रेशियो निकाल के देखो, ये रेशियो निकाल के देखो 32/14 और 80/28, है ना। रेशियो निकाल के देखिए जरा, इसका भी डिनोमिनेटर सबका डिनोमिनेटर सेम करो, 14 14 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 32/28, ये ऑलरेडी 28 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 64, और 14 2 जा 28। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या रेशियो हो गया देखो तो 32:16:64 और 80।
अब सबको 16 से डिवाइड करो, 2 16 को 16 से डिवाइड करो। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये 4 और ये क्या हो गया 5। ये देखो कोई भी चीज़ पॉइंट में नहीं आया, कोई भी चीज़ पॉइंट में नहीं आया। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस पे एक दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल, क्योंकि इस पे मैंने बताया नहीं था। तो देखिए सबसे पहले देखो ये कहता क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने इसके बारे में क्या कहा, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds, the masses of one of the element which combined with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to another। जरा ध्यान से सुनना है ना, जरा सुनो क्या कह रहे हैं। देखो when two elements जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, है ना, और देख रहे हो 2 और मोर देन 2, यहाँ पे कितने सारे हो गए 4। इसके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंपाउंड बनाता है, यहाँ पे 4 बना रहा है ना, तो फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ द अदर। मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल गया विथ फिक्स मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, है ना। तो एक सिंपल सा रेशियो होता है, इसको और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज़रा बहुत आराम से सुनो क्या कह रहा है। देखो मान लो एक और कंपाउंड मैं लेता हूँ, ये मैं एक ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ, मान लो Fe2O3, और बल्कि एक और भी कोई कंपाउंड मुझे देख लेना चाहिए जिसमें 3-4 बनते हों, तो Cu2O, बल्कि कॉपर तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, H2O और H2O2, हाइड्रोजन, ये वाटर हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, है ना। इसमें देखो तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे H2, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये चाहिए, इसमें क्या चाहिए 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मैं फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ भी 2 ग्राम फिक्स हो गया ना, तो एक को फिक्स कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन। अब रेशियो निकालो, फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 16 एंड 32, इसका रेशियो निकालो फिक्स अमाउंट के लिए, दूसरे वाले का रेशियो निकालो, तो क्या हो गया 1:2। ये हमेशा फिक्स हो गया, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये कहना है, समझ रहे हो, यही कहना है इसका, है ना। और भी ऐसा एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, जैसे कॉपर का छोड़ दो, रहने दो। अब जो एक क्वेश्चंस देखिएगा आप, है ना, बहुत सारे एग्जांपल याद हैं लेकिन केवल 2-3 वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो नाइट्रोजन वाला मैंने बता दिया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, बस रहने दो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा, 2 एलिमेंट A एंड B, यहाँ पे दे रखा A एंड B, 2 एलिमेंट, है ना, A एंड B फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पे ये दोनों मिलके 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाता, पहला और दूसरा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया था, H2O और H2O2, 2 अलग अलग तरीके का बनाया था, यहाँ भी वही है ना। इन द फर्स्ट कंपाउंड 1 ग्राम ऑफ, देखो 1 ग्राम ऑफ A इक्वल टू 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1.44 ग्राम ऑफ B। 1 ग्राम यहाँ पे फिक्स हो गया। उधर सेकेंड वाले में आ जाओ, यहाँ पे कह रहे इन द सेकेंड कंपाउंड 0.15 ग्राम ऑफ A रिक्वायर्ड 0.65 ग्राम ऑफ B, ऐसा दे रखा, 1 ग्राम के लिए इतना। तो यहाँ पे 1 ग्राम
के लिए फिक्स हो गया, इसको भी 1 ग्राम के लिए फिक्स कर लेता हूँ, है ना। तो 0.15 ग्राम ऑफ ए इक्वल टू 0.65 ग्राम ऑफ बी। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा बताओ, इतने ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए 0.65 अपॉन 0.15 ऑफ बी, यही चाहिए ना। इसको इन्होंने सॉल्व किया है तो ये आ गया 4.33 ग्राम ऑफ बी, 4.33 ग्राम ऑफ बी। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 ग्राम था, 1 ग्राम के लिए इतना, यहाँ पे 0.5 ग्राम के लिए इतना, तो यहाँ भी मैंने 1 ग्राम के लिए निकाल दिया। अब 1 ग्राम के लिए ये, 1 ग्राम के लिए मैंने ए को फिक्स कर लिया। अब बी का रेशियो देखो, बी का इस वाले में कितना था 1.44, उस वाले में कितना था 4.33। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 1:3 का रेशियो आता है ना, 1.31 या 299, तो लगभग इतना 1.3। तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। यही कहना चाह रहा है आपका ये वाला थ्योरम, ठीक है, ये लॉ। अब एक और एग्जांपल देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक और एग्जांपल देखो। और फिर से यहाँ पे 2 कंपाउंड बना रहा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कह रहा है 2 कंपाउंड बना रहा है, 1 2, मैंने अभी एग्जांपल लिया भी था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 और 2, ठीक है। कह रहा है पहले वाले में हाइड्रोजन है 5.93% और दूसरे वाले में हाइड्रोजन दे रखा 11.2%, ऐसा दे रखा। तो ज़रा बताइए कि 2 ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, 100% में से 5.93, दोनों परसेंटेज की बात है तो 100%। आपके क्लास में 60% अगर बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स हुए कि नहीं हुए, 100 से कंपेयर करते हो ना। तो यहाँ भी हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 100 में से माइनस कीजिए आप। अब 100 में से 5.93 माइनस करोगे तो ये 94.07 हो जाएगा, नहीं, हाँ वही है, इतना परसेंट हो जाएगा ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका 88.8% हो जाएगा, 88.8% हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ, है ना, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, है ना। अब सबको फिक्स कर लेता हूँ, ये 5.93 हाइड्रोजन, उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़रा 1% ले लो, या चलो परसेंटेज ही ले लेता हूँ, 5.93% के लिए इतना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए इतना चाहिए। तो फिक्स कर लेता हूँ 1%, तो 1% के लिए कितना चाहिए, 94.07 अपॉन 5.93, इतना। अगर ये 5.93% के लिए इतना है ना, तो 1% के लिए इतना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। इसको इन्होंने सॉल्व किया है तो ये आ गया 15.86, ये आपका आ गया 15.86। कहने का मतलब इतना परसेंट के लिए इतना, तो 5.93 के लिए इतना, तो 1% के लिए इतना चाहिए। इधर आ जाओ, इधर क्या है 11.2% ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 88.8, तो 1% के लिए कितना चाहिए, 1% के लिए तो 88.8 अपॉन 11.2, यहाँ से इन्होंने निकाला है 7.9%, 7.9 पार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी एक चीज़ को फिक्स कर लिया, मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, 1% हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन, 1% हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन। अब ये रेशियो निकाल के देखो, 15.86 7, ये लगभग 2:1 आएगा, 2.01 2.02 वो मायने ही नहीं रखता। कंप्लीट अगर हम पूरा ढंग से लेते हैं ना तो कंप्लीट आएगा। फ्रैक्शन में अगर थोड़ा बहुत दिख रहा तो वो, जैसे ये मान लो ये आ गया इस तरीके से 2.01, तो ये 2 ही ले लो, तो ये एक होल नंबर आता है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एटम के बारे में डाल्टन ने बताया था कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, सबसे छोटा पार्टिकल है। बाद में वो भी झूठ साबित हुआ, क्योंकि जो एटम्स है वो भी कई सारे पार्टिकल से बना हुआ है। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थ्योरी का चीज़ है। अब मैं आता हूँ एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास, पहले एटॉमिक मास।
तो किसी अब देखो, अब केजी वगैरह में निकालोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि एटम तो दिखाई भी नहीं देता, उसका मास कैसे निकालोगे। तो कंपेयर करते हैं क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका अलग ही यूनिट बनाया, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 वो हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, याद रखना। क्लियर है। अगर मान लो ऑक्सीजन O2 ये मॉलिक्यूल है, इसका अगर 32 U होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन ही रहने दो 16 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 मास। कार्बन 12 के मास का 12वें हिस्से का 16 गुना है। कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से का 1/12 का 16 गुना है, ये बता रहा है। किसी का अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, उसका होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या होता है नाइट्रोजन का, हम क्या बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है ना 14 होने का मतलब 14 टाइम्स किसका, 1/12 ऑफ C12। हमेशा कार्बन 12 के मास से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो हम कंपेयर करते हैं, है ना, ये तुलनात्मक होता है कि भाई अगर 14 है तो इसके तुलना में 14 गुना है। कंपेयर, एब्सोल्यूट क्या होता है, अगर कंपेयर नहीं करते तो एब्सोल्यूट क्या होता है। तो एक चीज़ यह आपको हालांकि याद नहीं रखना है, कार्बन का जो मास होता है ना, कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये आपको याद नहीं रखना, वो दिया रहेगा, इक्वल टू होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻, इतना ग्राम होता है, लगभग 1.2, लगभग ये क्या हो गया 2 ही हो गया ना, देखा जाए तो इतना ग्राम होता है एक कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट किसी से तुलना नहीं किया, एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन 1 कार्बन एटम। ऑक्सीजन का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसका एब्सोल्यूट मास क्या होगा, एब्सोल्यूट मास क्या होगा, आपको यही पता है ना, कार्बन के मास से आपने कंपेयर किया है, तो क्या होगा ये देखो, पहले तो 16 टाइम्स किसका 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ये देखो कार्बन के खुद का मास इतना होता है, देखो आप कार्बन के खुद का मास इतना होता है, क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे 23 लिख लेना, ये आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आप 23 ले लीजिएगा, 23 ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का अगर 16 एटॉमिक मास यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 टाइम्स किसका 1/12 ऑफ C12। अब कार्बन 12 का मास इतना है, तो 16 इंटू 1/12 इंटू C12 का मास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻², इसका 12वां हिस्सा। जरा देखो तो, जरा नाइट्रोजन का मास है 14 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मतलब क्या हो गया 14 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चलो ये तो चलो कार्बन से कंपेयर करके कार्बन के C12 के मास के 12वें हिस्से का 14 टाइम्स है, एब्सोल्यूट क्या होगा, एब्सोल्यूट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो 14 टाइम्स इंटू 1/12 और मास ऑफ C12। कार्बन 12 का मास दिया रहेगा, आपको रटना नहीं है, इसका जो एब्सोल्यूट मास होता है ना केजी में, ग्राम में इतना होता, इसको निकाल लो, हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मास। एक आपसे कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम। देखो क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, फाइंड एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम, फाइंड
एब्सोल्यूट मास ऑफ सोडियम, और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23, ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, 23। तो क्या करोगे, 23 तो गिवन है, तो मास ऑफ सोडियम 23 एटॉमिक मास यूनिट, इट मीन्स 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ एटॉमिक मास यूनिट का यही मतलब होता है ना। अब 23 गुना 1/12 और C12 का मास एब्सोल्यूट मास दिया रहेगा, आपको रटना है नहीं, वो लगभग इतना है, इतना या जो भी दिया रहेगा लगभग यही होता है 2 के लगभग, है ना, इतना ग्राम में आंसर आ जाएगा। ये हो गया एब्सोल्यूट मास। एटॉमिक मास का मतलब कार्बन 12 से कंपेयर किया गया, कार्बन के खुद का मास इतना है तो इसका एब्सोल्यूट मास पता चल जाएगा ग्राम में, ये कितने ग्राम का एक एटम होता है ना, किसी से तुलना नहीं, खुद का तराजू से नापेंगे तो इतना होगा। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया आपका। अब और क्या था देखो, एक तो एटॉमिक मास ये सब बता चुका हूँ, एटॉमिक मास। ठीक है, देखो ज़रा, एटॉमिक मास निकालने के लिए बता दिया था, CaCO3 का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, CaCO3 का ये सब बता चुका हूँ, है ना। अलग अलग दिया रहेगा, कार्बन का दिया रहेगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 जा, तो ये 100 एटॉमिक मास यूनिट आ गया, ये हो गया। अगर इसका एब्सोल्यूट निकालना होता तो 1/12 इंटू मास ऑफ C12, और मास कार्बन 12 का एब्सोल्यूट मास कितना होता है, 2 इंटू 10⁻⁻, इतना, ऐसे निकालते आप। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है, मैंने सारा बताया हुआ है, मुझे कुछ नया दिख नहीं रहा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको बताया था ना कि मॉलिक्यूल, ये रहा मॉलिक्यूल, डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और मोर देन 2। यहाँ पे कैल्शियम कार्बन, यहाँ पे कितने एटम्स हैं भाई, कैल्शियम का 1 है, कार्बन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 3, तो 5, ये जो बना है ना 5 एटम से बना है ना, तो ये इसको बोलोगे पॉली एटॉमिक, है ना। इसका एटोमिसिटी क्या हो गया, एटोमिसिटी कितने एटम है वो हो गया एटोमिसिटी, तो यहाँ पे आप बोल देना 5 एटम से बना हुआ है। H2O2 बताओ तो, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एटोमिसिटी कितनी है, तो 2 2 4, ये 4 एटम से बना हुआ है। एक तो एटोमिसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास आपको निकालना आता है कि कैसे मास निकालते हो, है ना। इसके बाद फॉर्मेशन, कि आप मॉलिक्यूल कैसे बनाते हो, तो वैलेंसी में अगर मैंने बताया था कि 1 से लेके आप 20 तक का वैलेंसी बताया था, एल्युमिनियम का, सोडियम का, सारा का वैलेंसी बताया था, मैंने नोट्स भी दिया हुआ था, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, है ना, ये सब बताया हुआ था, क्लोरीन का, है ना, मैग्नीशियम का, ये सब का वैलेंसी मैंने बताया हुआ था। हाइड्रोजन का 1 होता है वैलेंसी, एल्युमिनियम का 3, इसका 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 1, मैग्नीशियम का 2, यही होता था। मान लो आपको बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऐसा बनेगा। तो ये सब बता चुका हूँ ना कि इधर का वैलेंसी, इधर का वैलेंसी, ऐसे, है ना। आपको मान लो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है, तो नाम से साफ है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नाम से क्लियर है कि मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया MgO, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, कार्बन का 4, तो ऐसे ऐसे कैंसिल, तो क्या बन जाएगा CO2। तो ये सब बनाना है वैलेंसी इंटरचेंज करके, मैंने बताया था ना आपको,
ठीक है, बताया था भाई। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, एल्यूमिनियम भी है, क्लोरीन भी है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, वो क्लोरीन पे नज़र आएगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये एल्यूमिनियम पे नज़र आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो अभी तक जो कुछ मैंने बताया उसमें तो एटम और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो है ही इम्पॉर्टेंट। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया, तो लिखोगे कैसे? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन का होता है 1, NH3। तो ये मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी किसकी क्या क्या होती है, ये मैंने बताया था। अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया है मान लो, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको मैसेज में बता दूंगा A1 to 20 वैलेंसी कितनी होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी ये सब बता चुका हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 होता है एल्यूमिनियम का वैलेंसी। क्लोरीन का 1 होता है, 1 मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, तो AlCl3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, एल्यूमिनियम का होता है 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और साथ में आपको क्या करना था, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना था। तो एल्यूमिनियम का दिया रहेगा, एल्यूमिनियम का 23 ग्राम दिया रहेगा, या एटॉमिक अभी U मान लो। ऑक्सीजन का दे रखा 16 U, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। कहता है इसका बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो एल्यूमिनियम कितनी बार है? 2 बार। एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, 2 बार, तो 2 इंटू एक एल्यूमिनियम का कितना है? 23 है ना। ये बल्कि सॉरी, एल्यूमिनियम का होता है 26, तो एक एल्यूमिनियम का 26 से ये सारा दिया रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे ऐसे 3 है, तो 52 अब प्लस 48, इसको ऐड कर लीजिए। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन अभी तक जो बता रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको रिवाइज करना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, है ना। फिर दिया रहेगा कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास दिया रहेगा 2 × 10⁻⁻23 ग्राम, ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ये गिवन होगा। तो बताइए, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको खाली U भी लिखा जाता है। तो और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन के खुद का मास इतना होता है। तो एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन, पहले इसका मतलब क्या होता है? AMU 16 है, तो इट मीन्स 1 AMU मीन्स 1/12 मास ऑफ C12। कार्बन 2 तरह का होता है, एक जिसका मास 12 होता है, एक जिसका मास 14 होता है। ये तो अगर ऑक्सीजन का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसके कंपेयर में 16 टाइम्स है ये, तो 16/12 और मास, एब्सोल्यूट मास पूछ रहा, तो एक इस कार्बन का मास जो होता है ना, कार्बन का मास वो गिवन होगा, एक कार्बन एटम का मास इतना हो गया, तो एक कार्बन एटम का मास का 1/12 और 2 × 10⁻⁻, ये सब आपको रटना नहीं है, ये सब गिवन होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट मास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुना जरा। अब ये देखो जरा, मान लो अमोनिया, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 का 1, 3 का 3, तो कितना हो गया? 17 एटॉमिक मास यूनिट। तो फाइंड एब्सोल्यूट मास ऑफ अमोनिया, ऐसा क्वेश्चन है। मान लो आपको पता है ये एटॉमिक मास यूनिट दे रखा, एटॉमिक मास यूनिट मीन्स किससे कंपेयर करके कंपेयर किया है? अगर 17 AMU है तो मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल है,
1 3 + 1 4, इसमें 4 एटम्स हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, 4 वाले को टेट्रा एटॉमिक। तो क्या हो गया भाई 17 AMU। AMU का मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, यही डेफिनेशन के थ्रू। कार्बन 12 का जो मास है उसका 12वें हिस्से को 1 AMU कहते हो, इसका 17 है, दैट मीन्स दिस। अगर एब्सोल्यूट मास निकालना है, एब्सोल्यूट मास तो क्या होगा हमारा 17 और डिनोमिनेटर में 12 आ गया, और एक कार्बन का मास दिया होगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ग्राम। यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो भी है आ जाएगा आंसर। तो एक तो इस टाइप का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आयंस, है ना, फिर आता है आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट। आयंस कैसे बनता है तो मैंने बताया था 1 to 20 तक का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताया था। जैसे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281। मैंने क्या बताया था, रिएक्शन क्यों होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम, इनको केवल क्या चाहिए, इनको ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुलफिल है, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, ये फुलफिल है। इसके अलावा कोई है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, each element required 8 electrons in outermost cell। और भी कंसेप्ट है, फिर 9th के लिए काम चलाओ तो यही हो गया, सबसे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन आउटरमोस्ट सेल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। सबको 8 चाहिए, ऑक्टेट रूल। किसको 8 नहीं चाहिए, दुनिया में केवल यही 2 है जिसको 8 नहीं चाहिए, इनको 2 मिल गया तो काम हो गया। हीलियम के पास ऑलरेडी 2 है, तो हीलियम क्या इनर्ट है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, है ना। नियन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, दोनों सेल फुल हो गया, ये इनर्ट है, आइसोलेटेड है, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं इनर्ट, रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, ये कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, है ना। ऑक्सीजन देखो, इसका होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, पहला सेल में मैक्सिमम 2, इसके बाद 6, इसके भी लास्ट में 8 होते हैं ना, तो फुलफिल हो जाता है। फिलहाल ये 6 है, तो क्या है, ये रिएक्टिव है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये लंबा पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल, है ना। अब जैसे मैंने लिखा सोडियम देखो 281, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसको भी स्टेबल होना है, तो लास्ट में 8 चाहिए, लेकिन लास्ट में इसके पास क्या 1, तो क्या करेगा, 1 लूज करेगा, है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देखो तो 281, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। मैंने बताया था अच्छे से, 11 एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब प्रोटॉन भी कितने, इस पे प्रोटॉन भी 11 हो गया और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, ये सब बता चुका हूँ ना। इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया 11, प्रोटॉन्स भी हो गया 11। तो अब बताओ कि 11 है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता, तो कितना हो गया, -11 चार्ज हो गया, और ये +11 चार्ज हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, अब इस पे आ जाओ, इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम है, अब इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, प्रोटॉन कितना रह गया इसका 11, पर इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, लूज़ करने के बाद 10, तो 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो क्या होगा, माइनस करके देखो तो 1 पॉजिटिव। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज़ करने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो पॉजिटिव अपने आप आएगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसका क्या हो गया, 28, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, हो गया, ये भी क्या बन गया, ऑक्टेट रूल, लास्ट में 8 इसके भी आ गए, ये भी खुश। एल्यूमिनियम का देखिए तो 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 283, ये सब बता चुका हूँ भाई, है ना। लास्ट में कितना है, 3, तो ये क्या करेगा, इसको 8 चाहिए ना, अब इसको कोई 5 तो देगा नहीं, तो 3 लूज़ करेगा। तो एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम 3 लूज़ करेगा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, अभी क्या था 283 था ना, 3 लूज़ करने के बाद क्या हो गया 28, ये भी नियन जैसा हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, देख लो तुम, है कि नहीं, देखो
अब क्लोरीन आ जाओ, क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का होता है 17। तो किस तरीके से हरकत करेगा क्लोरीन? क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, इट मीन्स 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव, अब प्लस पॉजिटिव, कुल मिला के न्यूट्रल है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, जीरो। अभी आज आप क्लोरीन का देखो 17 होता है, इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 287, पहला 2 8 7, देख रहे हो 7, ये भी अनस्टेबल है, 8 चाहिए, 8 चाहिए तो क्या करेगा? एक ये गेन करेगा, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहले कितना था? 287, एक और मिल गया, अभी कितना हो गया? क्लोरीन माइनस, माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले 17 था अभी 18 हो गया, सॉरी 288 हो गया। देखो तो लास्ट में 8 आ गया कि नहीं आ गया? तो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से शो करते हैं। देखो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, देखिए, है ना, देख रहे हो। फास्फोरस तो 15 होता है, 285, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो फास्फोरस अगर 3 है तो 3 माइनस, तो जितनी वैलेंसी है उतना प्लस उतना माइनस, जितनी वैलेंसी है उतना प्लस उतना माइनस, ये सब बता चुका हूँ, है ना। आयंस का भी मास उतना ही होता है जितना कि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा कोई मास नहीं होता। कभी कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, देखना ध्यान से कि इफ़ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ऐसे ही कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ, 9 × 10, ये सब दिया रहेगा, आपको रटना नहीं है, समझ रहे हो। 10⁻⁻31 kg, ग्राम में 28 ग्राम। मैं फिर से कहता हूँ, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये सब कुछ दिया रहता है। अब ये तो दे रखा इतना मास, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, ऐसा दिया रहेगा या कुछ और दिया रहेगा। तो फाइंड डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+, इसके बीच क्या डिफरेंस है। तो जरा एक बात बताओ, एल्यूमिनियम में कितना होता है? 13, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन क्यों करेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 283, 3 लूज करेगा, प्रोटॉन तो उतना ही रह गया ना, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना दे रखा, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, है ना। तो देयरफॉर डिफरेंस इन मास कितना हो गया? 3 × 9 × 10⁻⁻। भाई किसी में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? इतना। तो इन दोनों में इतने मास का अंतर है, 9 3 27 × 10⁻⁻, इतने ग्राम का अंतर है ना। इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 लूज़ किया, क्योंकि 13 का मतलब समझ रहे हो 283, तो 3 तो लूज़ करेगा, एल्यूमिनियम आयंस 10 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ गया। ये देखो आप, अब देखो एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे, है ना, सल्फर एंड सल्फर 2-, सल्फर का होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 286, उसको 2 चाहिए, और 2 मिलने के बाद क्या हो जाएगा? 288। देखो तो इसके लास्ट में 8 आ गए कि नहीं, हर एक को 8 चाहिए लास्ट में, या तो ये 6 लूज़ कर देगा, लेकिन इसके लिए इजी क्या पड़ेगा? 2 गेन करना, 2 गेन कर दिया। तो सल्फर, अब 2 गेन अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज होता है 2। इसमें कितने, इसका एटॉमिक नंबर था 16, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 18। तुम ऐड करके देखो, 8 2 10, 8 18, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया रहेगा, आपको रटना है नहीं, तो इन दोनों के मास में कितना का डिफरेंस है? वो डिफरेंस किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, इतना होता है, ग्राम में 28 ग्राम, और ऐसे से 2 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है, तो ये।
अब ये वाला ज़्यादा वजन का होगा, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा, है ना। सल्फर लेस देन सल्फर आयंस एज फार एज मास कंसर्न, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फर्क होगा यही। जरा एक बात बताओ, जैसे ऑक्सीजन पूछेगा इसमें क्या फ़र्क है, किसका मास ज़्यादा है, तो देख लो प्रोटॉन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 2 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क पड़ा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का वजन दे रखा होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने का फ़र्क पड़ गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से पूछ लेना। तो आयंस इस तरीके से बनता है भाई, है ना। अब कैसे बनता है, कोई रिएक्शन क्यों होता है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन में रिएक्शन करना है, मान लो सोडियम में क्लोरीन में, आपको पता है सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो इसका वैलेंसी इंटरचेंज करके देखो तो NaCl। अब होता क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, ये सब बता चुका हूँ, 281, इसका 17 होता है 287। ये एक लूज़ करेगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा, ये एक गेन करेगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा। तो सोडियम का कुछ ऐसा बनता है, ये रहा सोडियम, बीच में क्या होता है प्रोटॉन पॉजिटिव, एक में कितना है 2 L M, सेल के नाम भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का। क्लोरीन का देखिए तो क्लोरीन का ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव, बीच में होता न्यूट्रॉन भी है और उसका कोई चार्ज होता नहीं है। 2 8 7 कितना हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको 8 चाहिए तो क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक लूज़ करने के बाद ये 2 8 रह जाएगा और ये 2 8 8। तो सोडियम ने लूज़ किया, अब क्लोरीन ने गेन किया, तो जो लूज़ करता है प्लस और क्लोरीन माइनस, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं आयोनिक, है ना। बड़ा स्टेबल होता है, पॉजिटिव निगेटिव, एक दूसरे को, आपको पता है ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहे ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, इसका वाला वैलेंसी इस पे, इसका वाला वैलेंसी इस पे। अब मैं बात कर लेता हूँ एल्यूमिनियम, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मैं बात करता हूँ, केवल लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का 283, बीच में क्या, लेकिन लास्ट में क्या 3। और ऑक्सीजन इसके लास्ट में कितने 6, 1 2 3 4 5 6। इसको याद है एल्यूमिनियम का क्या होता है 283, ये 3 लूज़ करेगा तभी तो 8 आएगा, और ये 2 गेन करेगा क्योंकि इसका होता है 2 6, 2 गेन करेगा तभी तो इसके लास्ट में 8 आएगा। अभी लास्ट में 6, केवल लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, लास्ट में 6 है, लास्ट में 3 है, इसको 3 लूज़ करेगा तभी ये फ़ायदे में रहेगा, है ना, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 2 गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अब होगा क्या, इसको 2 चाहिए तो 2 तो ये दे देगा, फिर 1 बच गया, इसका क्या होगा, इसलिए ये चीज़ यूज किया गया। देखो इस रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करेगा, 3 ऑक्सीजन से, तुम देख लो 3 ऑक्सीजन से, तभी बात बनेगी। हर एक ऑक्सीजन को 2 2 चाहिए क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के लास्ट में 6 6 होता है, याद है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 6, हर एक को 2 2 चाहिए, है ना। तो देखो तो अब यहाँ से इसको भी 2 मिल गया और इसको भी 2 मिल गया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम ने कितना लूज़ किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक ऑक्सीजन ने कितना गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ऐसे ऐसे कितने एल्यूमिनियम थे, एल्यूमिनियम 2 था, ऑक्सीजन कितने थे 3, इस तरीके से बात बन गई। देखो है ना, देखो बात समझो जरा। एक चीज़ और देखिए जरा, मैग्नीशियम नाइट्राइट एक ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ जो जिसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन।
मैग्नीशियम का होता है 282, नाइट्रोजन का होता है 25। इसको 2 नहीं चाहिए, इसको 3 और चाहिए, इसको 3 मिलेगा तो लास्ट में 8 आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। वैलेंसी की बात करो तो इसकी 2 हो गई, इसकी 3 है ना। तो देखा जाए तो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का 3 है, मैग्नीशियम का 2 है, ऐसा बनेगा। अब जरा देखो बनाओ तो कैसे, मैग्नीशियम 3 चाहिए, 1 से तो बात बनेगी नहीं, 3 है ना, यही कंडीशन है, अदरवाइज रिएक्शन होगा ही नहीं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में कितने, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, 5 3 8 हो जाएगा, एक अभी 7 हो गया, एक 8 हो गया। ये देखो कभी भी एक मैग्नीशियम एक नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा, जब भी रिएक्ट करेगा 3 मैग्नीशियम चाहिए, 2 नाइट्रोजन चाहिए, जब ये रिएक्शन पॉसिबल है। लॉ ऑफ फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही रेशियो होता है ना। तो जरा देखो तो एक मैग्नीशियम ने कितना लूज किया, 2 ही था तो 2 ही लूज किया। एक नाइट्रोजन ने कितना गेन किया, 3 गेन किया। और कितने सारे मैग्नीशियम है, 3, और कितने सारे नाइट्रोजन है, 2, 3 2 6 प्लस और 3 2 6 माइनस, हो गया आंसर। तो आयोनिक कंपाउंड ऐसे बनता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, नोट्स भी मैंने दिया हुआ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं भाई, सारा कुछ मैंने करा हुआ है। क्लासेस में तो काफ़ी डिस्कस किया था मैंने इन चीज़ों पे, लाइव क्लासेस में याद है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट है ना। अब एटम कितने छोटे हो दिखाई नहीं देता, मोल कंसेप्ट होता है एक, जैसे भाई अंगूर 1 दर्जन, केले 1 दर्जन है ना, बल्क में होता। बैंक में जाओगे तो 10 रुपये के मान लो सिक्के हैं, और ऐसे मान लो 1 करोड़ का सिक्का है, तो क्या करोगे, बैठ के गिनता है क्या, नहीं, वो तौलता है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है, उसमें तौल लेता है कि कितने है ना। उसके मान लो ये 50 किलो निकल गया, तो पुराना रिकॉर्ड है 50 किलो का मतलब होता है मान लो 1 लाख रुपीज़ का सिक्का। 100 200 ऊपर नीचे भी हो सकता है, वरना गिनने का फुर्सत तो तौल तौल के। तो यहाँ भी इस तरीके से मोल कंसेप्ट है, मोल का कंसेप्ट। तो तुम एक चीज़ जान लो, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। अगर एटम्स 1 मोल एटम है तो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स, आयन की बात करो तो इतने आयन, इतना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, किसी साइंटिस्ट के नाम पे। मैं आपसे पूछूं 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, या 1 दर्जन का मतलब कितना नंबर, तो 12, तो 1 मोल का मतलब इतने सारे गिनती में। और ये पता है किसके इक्वल हो जाता है, इसी को बोलते हैं मोलर ग्राम एटम, इसी को ग्राम एटम बोला जाता है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्राम एटम, अगर एटम है, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल, इसी को बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आयंस है तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, ग्राम आयंस, ऐसा लगा देना। ग्राम एटम का मतलब ही 1 मोल हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल हो गया, ग्राम आयंस का मतलब 1 मोल, इसके बराबर होता। और ये सारा बराबर हो जाता एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास किसमें, ग्राम में, है ना। अब इस पे बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। इसको सिंपली कैसे लिखते हो, 16U लिखते हो। और एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन आपको पता चल गया है ना। अब अगर मैं इसको U हटा के ग्राम में ग्राम कर लेता हूँ, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। अब ये जो है ना, ये कहलाएगा 1 मोल। मतलब इसमें कितने सारे, अगर 1 दर्जन में कितने सारे, तो 16 ग्राम में कितने सारे, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता, 10⁻⁻, इतने एटम्स के बराबर होता है ना। इसी को 1 मोल कहते हो। और ध्यान से सुनना, मान लो अमोनिया, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, 3 एटॉमिक मास यूनिट, तो 17U हो गया। अमोनिया का मॉलिकुलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है,
अमोनिया का मॉलिकुलर मास हो गया 17 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट, यू हटा के 17 ग्राम, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल था आपको दिख रहा है, अगर ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 मोल के इक्वल हो गया। 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इतने सारे 1 मोल, और 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। एक और भी था वो वॉल्यूम में, पर वो इस बार हट गया, तो वॉल्यूम वाला छोड़ दो, खाली ये याद रखना है ना। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 × 48, इसको ऐड करके देखो तो 100 U हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो गया, 100 U। अब ये क्या बता रहा है, 100 U क्या बता रहा है। अगर इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जो U है एटॉमिक मास यूनिट, इसको अगर मैंने ग्राम में लिख दिया, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 6.023 इंटू रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एटम थोड़ी ना, कई सारे एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स। ये है, इस पे क्वेश्चंस हैं, इस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे देखिए जरा, आपसे कहेगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था आपको लाइव क्लासेस में, फिर भी देख लो। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर इन 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। 3.5 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन एटम्स हो गए, गिन के बताओ, गिन के। तो जरा एक बात बताना, एक फार्मूला होता है मोल का, मोल का फार्मूला होता है वेट या गिवन वेट जो उन्होंने दिया रहेगा या जो कि निकालना है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट है ना, अगर गिनती में देखो तो नंबर, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023। हालांकि आपके बुक में ऐसा दे रखा है 22, तो कोई बात नहीं, इतना होता है एवोगाड्रो नंबर, है ना। अब जरा देखो, ये फार्मूला हो गया, और आपको पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। ये याद रखना, 1 मोल, ये तो मोल निकालना ना, कितने सारे मोल। अगर 1 मोल रहता तो क्या होता, एटॉमिक मास के बराबर होता, एटॉमिक मास के बराबर होता, और एटॉमिक मास को किस में लेते हैं, ग्राम, इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। किसी एटम के मास को ग्राम में अगर लिख दो ना तो ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल की बात करो, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, जैसे अभी कैल्शियम कार्बोनेट का 100 U आया था ना एटॉमिक मास यूनिट, इसको मैं ग्राम में अगर लिख दूँ ना तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास हमेशा 1 मोल के बराबर होता, और किसके बराबर होता, ये रहा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता। आपके बुक में 22 दिया रहेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, जो दिया रहेगा ये भी आपको रटना है नहीं। तो 1 मोल में ये सारा चीज़ होता है। 1 मोल मीन्स किसी भी एटम का मास ग्राम में, या किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, और इतना सारा एटम्स अगर है तो इतना सारा एटम्स, आयंस है तो इतना सारा आयंस, अगर मॉलिक्यूल्स है तो इतना सारा मॉलिक्यूल्स। इसी को क्या बोलते हो, एवोगाड्रो नंबर, मोल। अब जरा यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या है, 3.5 ग्राम दे रखा है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मोल तो पूछ नहीं रहा। 3.5 ग्राम एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का 14, हालांकि आपके एग्जाम में दिया रहेगा 14 ग्राम होता है नाइट्रोजन का। नंबर कितने सारे, यही तो निकालना है, कितने सारे होंगे अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये देखिए आप 10 रेज टू द पावर 23 है ना। ये 4 टाइम में, इसको इधर लेके रहो, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 4, ये हो गया इतने सारे नंबर्स, है ना। तो देयरफॉर
टोटल नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ टोटल नाइट्रोजन एटम्स 6 को 4 से डिवाइड करो, लगभग 1.5 होता है, और इतने सारे हो जाएंगे 3.5 ग्राम में, इतना सारा हो जाएगा। इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा एटम एंड मॉलिक्यूल का, जो करना रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। फिर से देखो, अभी आपसे पूछेगा फाइंड मास ऑफ 500 ग्राम, बल्कि सॉरी 6.022 इंटू 10⁻⁴ कैल्शियम CaCO3 मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट का, इतने सारे जो इतनी गिनती में, उसका मास क्या होगा, समझ रहे हो। फिर से आपको बता रहा हूँ कि 6 पॉइंट, किसी का भी 6 पॉइंट अगर ये होता ना, तो ये किसके बराबर होता, ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता। अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिकुलर मास, आयंस है तो ग्राम, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो इतना हो जाता है, नंबर गिनती में इतना हो जाता है। क्लियर है। अब जरा देखना, अभी आपको क्या निकालना है, मास निकालना है इतने सारे का। फॉर्मूला लगाता हूँ मोल वाला, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मॉलिक्यूल है, अपॉन नंबर, और यहाँ पे क्या, एवोगाड्रो नंबर। वेट कितना है, इसका वेट यही तो पता करना है, मास मतलब वेट पता करना है। मॉलिकुलर वेट ये पहले ही निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मॉलिकुलर वेट इसका होता है 40, ये सब गिवन होगा, आपको खाली ऐड करना है। कार्बन का 12 होगा 12, ऑक्सीजन का 3 है तो 16 3 ज़ा 48, फिर सबको ऐड कर दीजिए, 100 हो गया मॉलिकुलर वेट। नंबर दे ही रखा 6.022 इंटू 10⁻⁴, एवोगाड्रो नंबर भी दिया रहेगा, ये देखो 10⁻⁴, सॉरी इसका 23, ये और ये कैंसिल, 24 बार है तो यहाँ से 10 बचेगा ना, एक 10 बच गया, तो वेट कितना हो गया, 100 को उधर लेके जाओ, 10 इंटू 100 तो कितना हो गया 1000। अब ये सारा क्योंकि ग्राम में होता है, और 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1 किलो ग्राम, ये हो गया, देखो ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो अभी मैंने क्या लिखा था, मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूँ H2SO4, ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। इसमें हाइड्रोजन गिन के देखो कितना 2, सल्फर गिन के देखो 1, ऑक्सीजन गिन के देखो 4, यही है ना, 4 1 5 2 7। इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, इसकी एटोमिसिटी हो गई 7। कोई भी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम रहता है उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी, जो आपको दिख रहा है 7, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में इतना हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में इतना सल्फर, एक मॉलिक्यूल में इतना ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन पता है क्या कहेगा, देखना, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 7 ग्राम ऑफ H2SO4। 7 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सारे होंगे। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड 1 है तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। सल्फ्यूरिक एसिड अगर 2 है, गिनती में 2, तो सब कुछ डबल हो जाएगा, 4 2 8। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 1 में 4 है तो 10 में 40 नहीं होगा। तो पहले ये पता करेंगे कि 7 ग्राम में ये कितना है, ये तो अपने आप पता चल जाएगा। तो 7 ग्राम में तो फार्मूला क्या होता है, एक तो वेट अपॉन 1 मोल इक्वल टू वेट अपॉन क्या, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट अपॉन नंबर, यही नंबर पता करना है कितने सारे, अपॉन क्या, एवोगाड्रो नंबर। वेट 7 ग्राम दे रखा, 7 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना होता है, हर एक का दिया रहेगा,
हाइड्रोजन का दिया रहेगा 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है। सल्फर का दिया रहेगा 32, ऑक्सीजन का दिया रहेगा 16, 16 इंटू 4, फिर सबको प्लस कीजिए, तो 2 + 32 + 64, ये हो जाएगा 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98 ग्राम, राइट। नंबर मालूम नहीं, यही निकालना है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इधर चला जाएगा, तो 7 × 6, अच्छा इसको 6 ही रखता हूँ, पॉइंट हटा दो एक सेकेंड के लिए, है ना। ये देखिए पॉइंट मैंने हटा दिया, कितना हो गया 98 = इतने सारे सल्फ्यूरिक एसिड। तो देयरफॉर अब ये 14, देयरफॉर नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया तुम्हारे सामने देखो, 6/14 × 10⁻23। अभी और भी कटेगा, तुम्हें पता है। अब आ जाओ, इतने सारे हो गए, तो हाइड्रोजन देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में 2 था, तो इतने सारे में डबल करते जाओ, आपको समझ में आ रहा है, इतना गिनती में होगा, इतना। इसको थोड़ा काट पीट लेना भाई, इतने सारे होंगे हाइड्रोजन। नंबर ऑफ सल्फर क्या है, सल्फर एक ही है ना, एक में एक है, तो इतने में इतना ही होगा, तो 6/14 × 10⁻23 नंबर ऑफ सल्फर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 गुना है, जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड उसका 4 टाइम्स, तो 4 × इतने सारे सल्फ्यूरिक एसिड हैं, तुम देख रहे हो H2SO4 इतना सारा है ना, उसका 4 टाइम्स। ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने नोट्स भी दिया हुआ है ना, उसको आप देखिए, उसके पीछे नोट्स के लास्ट में 10-20 क्वेश्चन होगा, उसको आप बनाइए, न्यूमेरिकल है, आप बनाइए, क्या समझ में नहीं आ रहा आप उसको पूछो, है ना। हमेशा याद रखना, आपको ऑनलाइन क्लासेस की अब आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो आप समझो कि ज़िंदगी में कुछ करने आए नहीं हो। समस्या ऐसी आ रही है, प्रॉब्लम कोरोना का, तो आपको ऑनलाइन अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी भी अगर आप यूज टू नहीं हो पाए हो, तो समस्या आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके पास जो अवेलेबल है उसी से तो काम चलाओगे। कुछ बच्चे तो बहुत तेज़ होते जा रहे हैं, और कुछ बच्चों को बिल्कुल, है ना, उनको सामने टीचर चाहिए कि टीचर हो तो पढ़ने में, अरे नहीं है मान लो किसी कारण से, तो आप फ़ायदा उठाइए ना उसका, है ना। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, लाइव आके बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, है ना। तो नोट्स भी दिया हुआ है, लाइव भी 5-6 क्लासेस में ले चुका हूँ, और फिर ब्रीफ में भी आके मैं बता रहा हूँ। अब इससे भी अगर बात नहीं बने, तो आप चेक कराओ अपना दिमाग कि इतना पिछड़े कैसे रह गए, ठीक है। चलिए, खूब हार्ड वर्क करो, आपका सैटरडे को इसी चीज़ का टेस्ट होने वाला है।